नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक मंदी के ऊपर, तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आर्थिक मंदी होता क्या है। इसको समझने के लिए आपको कुछ मिनट हमारे साथ देखना होगा। जब अर्थव्यवस्था में विकास थम जाए, रोजगार कम होने लगे, आमदनी घटने लगे और महंगाई बढ़ने लगे, तो इस स्थिति को हम आर्थिक मंदी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक हमारे घर ले लीजिए। हमारे घर में अगर के कोई विकास नहीं हो रहा है कुछ समय तक, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार कम हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, हम कुछ खरीद नहीं सकते, तो उस चीज़ को हम आर्थिक मंदी कहते हैं। अब तक पूरी दुनिया में 1975, 1982, 1991 और 2008 में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी देखी गई है और पांचवी बार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 में ये बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आने की आशंका है। 2023 की अगर कि हम बात करें तो इस कगार पर हम आर्थिक मंदी पर हम किस तरह से आए या दुनिया इस कगार पर कैसे आई, आइए जानते हैं इसके बारे में। 2020 में जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से विकास दर रुक गया, रोजगार कम हो गए, जिसकी वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। जब लॉकडाउन खुला तो चीन की तरफ से भेजे जाने वाले सामान पर सप्लाई चेन की रुकावट आ गई, जिससे पूरी दुनिया में सामान की चीज़ें महंगी हो गई। किसी भी चीज़ के सप्लाई चेन पर रुकावट आने पर वह चीज़ का सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। जब सप्लाई चेन में रुकावट आया तो दुनिया इससे उभर ही रहा था कि इसी बीच फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रसिया ने हमला कर दिया, जिससे दुनिया भर के खाने पीने वाली चीज़ों के सप्लाई चेन पर रुकावट आ गई, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए और महंगाई फिर से वापस आ गई। जब कच्चा तेल महंगा हुआ तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ा और जब महंगाई आई तो सभी देशों के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी। जब ब्याज दरों में वृद्धि हुई तो सभी विदेशी निवेशकों ने शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया। पैसा निकालने की वजह से मार्केट में कोई पैसा ज़्यादा घूम नहीं रहा था, जिसकी वजह से महंगाई और तेजी हुई और आर्थिक मंदी में एक बूस्ट अप पकड़ा, जिससे इसका सीधा असर ये हुआ कि उस देश की करेंसी गिर गई, जैसे कि हमारे भारत देश के साथ हो रहा है। डॉलर लगातार बढ़ रहा है और रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। आज रुपया इतना गिर गया है कि वो अपने ऐतिहासिक गिरावट पर दर्ज किया जा रहा है। आज $1 की कीमत करीब 82 रुपये से भी ज़्यादा बताई जा रही है और रुपए की गिरावट का सीधा असर भारत के कच्चे तेल पर आयात पे पड़ेगा, क्योंकि भारत अपने ज़रूरियात का 85% कच्चा तेल आयात करता है। अगर रुपए की कीमत कम होगी तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना होगा उस देश को जिस देश से हम कच्चा तेल खरीद रहे हैं। वैसे भारत के लिए एक चिंताजनक बात यह भी है कि ओपेक प्लस देशों के समूह ने यह एक ऐलान किया है कि वह हर रोज 20 बैरल कच्चा तेल की कटौती करेंगे, यानी कि हर रोज 20 बैरल कच्चा तेल का उत्पादन कम करेंगे, जो कोविड के बाद यह सबसे कम है। अगर के कच्चे तेल का उत्पादन कम होगा तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसके दाम भी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी और तेल के दाम भी बढ़ जाएंगे। डॉलर की कीमत बढ़ने और रुपए की कीमत घटने पर भारत का व्यापार घट रहा है, जिसकी वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है या खाली हो रहा है। सितंबर 2021 में भारत के पास 52 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भंडार था, जो 14 महीने तक अपने ज़रूरत का सामान आयात कर सकते थे, जो अक्टूबर 2022 में घटकर 45 लाख करोड़ का रह गया, जो सिर्फ 12 महीने तक ही अपने ज़रूरत का सामान खरीद सकते थे। यानी कि एक साल में करीब 7 लाख करोड़ की कमी आई है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है और एक अनुमान के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 43 लाख करोड़ का ही रह जाएगा। लेकिन IMF का एक रिपोर्ट आया तो भारत ने एक छोटी सी राहत वाली सांस जरूर ली है। IMF के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत का ग्रोथ रेट 6.1% की स्पीड से बढ़ेगा, चीन का 4.6%, ब्राज़ील का 1.1%, अमेरिका का 1%, फ्रांस का 1% और यूके का 0.5% की स्पीड से बढ़ेगा। भारत में बेरोजगारी दर में भी कमी दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है।
अगस्त में बेरोजगारी दर 8.28% की दर पर था, जो कि सितंबर में घटकर 6.5% पर हुआ और अक्टूबर में यह घटकर 6.4% पर हो गया। हालांकि ये अभी भी बढ़ी हुई मानी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अच्छी बात कह सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में एफडीआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर भी बढ़े हैं। 2020 और 21 में 6.69 लाख करोड़, 2021 और 22 में 6.92 लाख करोड़ और सरकार का यह अनुमान है कि 2022 और 2023 में 8.16 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा विदेशी इन्वेस्टर की तरफ से। कुछ आंकड़े ऐसे भी आए हैं जिसमें यह पता चला है कि भारत के लोग अब पैसा खर्च कर रहे हैं। जब कोई इंसान पैसा खर्च करेगा या कोई देश पैसा खर्च करेगा, तो उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस देश की स्थिति क्या है। जैसे कि हमारे देश में अगर कि हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम एक अच्छी स्थिति में हैं या हमारा परिवार एक अच्छी स्थिति में है। नवरात्रि में ऑनलाइन सेल 40,000 करोड़ का हुआ। 2022 में वाहनों की बिक्री में 11% की बढ़ोतरी हुई। सितंबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.47 लाख करोड़ का हुआ। 2022 में देश में 55 से 60 लाख आईफोन की बिक्री हुई है। 2022 में ट्रैक्टर की बिक्री 12% बढ़ा है। बड़े बड़े रिपोर्ट्स यह कह रहे हैं कि भारत पर अभी भी इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन पैसा बचाकर चलने में कोई बुराई तो नहीं है। दोस्तों, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि भारत पर अभी भी कोई खतरा नहीं है जितना कि बाकी देशों पर है, लेकिन हमें यह संभल कर चलना होगा कि हमारे देश पर कब खतरा आ जाए हम कुछ कह नहीं सकते। इस स्थिति में पैसा बचा कर रखना और सोच समझ कर ही खर्च करना, यह एक आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है इस आर्थिक मंदी के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।